दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में, समाज में, परिवार में या गांव मोहल्ले, कस्बे या शहर में कई बार ऐसे परिवार देखने को मिल जाते हैं जब उस परिवार में किसी मुखिया के जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब वो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तब उसी परिवार का कोई सदस्य दृढ़ संकल्प कर लेता है और दृढ़ संकल्प करके वो उस परिवार को उस मुकाम तक लेकर जाता है जहां तक शायद उसके मुखिया ने जिंदा रहने के दौरान कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने चल रहा हूं, ये कहानी भी कुछ ऐसी है जिसमें दो बेटियों के दृढ़ संकल्प और परिश्रम अथाह प्रयास के कारण ना ही पूरा परिवार की देखते देखते पूरी रंगत बदल गई, बल्कि समाज में जो एक संदेश निकल कर आया, उस संदेश को सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल को छू लेने वाली दो बेटियों की वीर गाथा, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि शायद ऐसी बेटियां हमारे समाज में होना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो आप मेरे साथ बस चंद मिनट के लिए बने रहिए आखिर तक वीडियो में। पिछले वीडियो में जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था उनके नाम कमेंट बॉक्स में आए थे, उनका नाम मैं वीडियो के लास्ट में लूंगा। बस वीडियो में कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनताना के तौर पर दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी ही समाज में घट रही घटनाओं की कहानियां जिससे कि आप प्रेरित हो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव के एक घर में नकुल नाम के मध्यम वर्गीय किसान का परिवार रहता था। नकुल एक मध्यम वर्गीय किसान था और उसकी जो आय का स्रोत था, कमाई का स्रोत था, उसके पास उसकी पैतृक संपत्ति के नाम पर 4-5 बीघे खेती थी। तो वो उसी खेती में जो फसल उगाता था और उस फसल को बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे, उसी पैसों से उसके घर का खर्चा चलता था। वो बहुत ही मेहनती टाइप का आदमी था। दिन रात वो अपनी खेती बाड़ी में लगा रहता था, चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दोनों बेटियां अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उनकी शादी के बारे में सोच सोच कर नकुल की रातों की नींद उड़ जाती थी जब वो सोचने पर आता था। नकुल वैसे तो बहुत मेहनती इंसान था और अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करना चाहता था जो एक आदमी अपने परिवार को अच्छे रास्ते पर एक अच्छा बनाने के लिए करना चाहता है। लेकिन नकुल के पास 4-5 भैंसें थी जिसे वो पाला था, जिसे वो खिलाता पिलाता था, और वो वहां से जो दूध मिलता था भैंसों का, उसे भी बेचकर अपनी आजीविका में शामिल करता था। उससे भी उसका आजीविका चलती थी। नकुल एक दिन अपने खेत में गया था, अपने भैंसों के लिए हरा चारा काट कर लेकर आता है, अपनी भैंसों को खिलाता है और शाम के टाइम वह जैसे ही अपनी भैंसों का दूध निकालकर घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक दूध की डेयरी पर जाता है देने के लिए दूध को, तो रास्ते में वो साइकिल से जा रहा था। क्योंकि नकुल की उम्र अब 50 से 55 साल की हो चुकी थी, तो उसे आंखों से अब धुंधला दिखने लगा था, और जिस रोड से वो दूध देने जा रहा था डेयरी पर, वहां से एक ट्रक जा रही थी जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी जिधर से नकुल दूध लेकर अपने छोटे से कंटेनर में साइकिल के हैंडल में फंसा कर जा रहा था। अचानक से ट्रक उसे रौंदती हुई चली गई, और जब उसे ट्रक रौंदती हुई चली गई तब तक वहां पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सबने नकुल को उठाया और नकुल को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जब हॉस्पिटल नकुल को लेकर वो लोग पहुंचे, तब डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि नकुल की मौत हो चुकी है। जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम नकुल के घर वालों को, यानी कि नकुल की दोनों बेटियों को और नकुल की पत्नी को पता चला, उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
आखिर अब उनकी देखरेख कौन करेगा, आखिर अब उनकी जीविका कौन चलाएगा, अब किसके सहारे घर चलेगा, क्योंकि नकुल ही पूरे घर का गार्जियन था, क्योंकि नकुल ही पूरे घर की देखरेख करने वाला इकलौता इंसान था। नकुल के संतान के नाम पर सिर्फ 2 बेटियां थी, जो अब जवानी की दहलीज पर धीरे धीरे पहुंचने वाली थी। नकुल की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि नकुल की पत्नी जानती थी कि अब 1 2 3 साल बाद उनकी बड़ी बेटी निशा की शादी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए नकुल ने बाकायदा लड़के भी देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब ये घटनाक्रम पूरा नकुल के परिवार पर घट गया और नकुल नहीं रहा, तो उसकी पत्नी, जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ, सब लोगों का बुरा हाल था। पूरे गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग, जो जानने वाले थे, नकुल के इष्ट मित्र, सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग उसके अंतिम यात्रा में शरीक हुए। तो भी वहां पे नात रिश्तेदार और समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। वो सेम वही कर रहे थे जो एक परिवार में किसी के जाने के बाद करते हैं। पूरे रिश्तेदार, दोस्त, इष्ट मित्र, नकुल को जानने वाले और गांव वाले नकुल के दोनों बेटियों और उसकी पत्नी को ढांढस बंधा रहे थे कि बिटिया अब परेशान मत हो, तुम्हारे पापा को जहां जाना था अब वो जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं लौट के आ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार घटनाएं होती हैं तो रिश्तेदार लोग ढांढस बताते हैं, उसी प्रकार रिश्तेदार लोग भी, गांव के लोग भी, यानी कि सारे लोग, जितने लोग इकट्ठा थे, सब लोग नकुल की बेटियों को समझाते हैं और कहते हैं कि बिटिया अब तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी हर मदद करेंगे। लेकिन आपको पता हो 2 4 10 दिन या 1 2 महीने, बहुत ज्यादा 6 महीने कोई साथ देता है, उसके बाद हर शख्स अपनी अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त हो जाता है। हर आदमी आज के डेट में इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो मौके पर भले ही नेताओं की तरह घोषणा कर दे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन समय जैसे जैसे बीतती जाती है हर आदमी अपने काम में बिजी हो जाता है और भूल जाता है वो अपने उस रिश्तेदार को, उस परिवार को, उस समाज के सदस्य को कि आखिर अब उसका क्या होगा। धीरे धीरे 13 दिन बीता, उसका 13वीं संस्कार भी हुआ नकुल का। सारे लोगों ने इकट्ठा होकर जितनी सहायता करनी चाहिए थी, क्योंकि ताजा ताजा मैटर था, नया नया मैटर था, तो कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोगों ने अनाज दिए, कुछ लोगों ने जो सहायता जिससे बन पड़ी, गांव वाले लोगों ने, रिश्तेदार के लोगों ने, उसकी पत्नी की, उसकी दोनों बेटियों की काफी सहायता की। उसके बाद 13वीं गुजर जाने के बाद करीब 4 5 महीने बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि नकुल के जो पैसे दूध वाले डेयरी पर बकाया थे वो मिल चुके थे। उसकी कुछ फसल जो उसने कमा कर अपने घर पर रखी थी उसको बेचकर कुछ पैसे मिल चुके थे। इसलिए 5 6 महीने नकुल के पत्नी का और नकुल के परिवार का गुजारा बसर चलता रहा। लेकिन 6 महीने बाद धीरे धीरे अब घर में चूंकि कहीं से पैसे का स्रोत था नहीं आने का, तो घर में अब धीरे धीरे कंगाली पसर रही थी। अब एक एक दिन काटना दूभर हो रहा था कि आखिर अब कैसे पूरा परिवार चलेगा। बेटियां जो दोनों थी अब ये सोच सोच कर कि माँ उनकी बहुत परेशान है, अब हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद वो दोनों बेटियां सोच सोच कर बहुत ज्यादा हैरान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर अब हमें कुछ करना चाहिए, अब हम भी बड़े हो गए हैं। बड़ी बेटी की उम्र जहां 20 21 साल की शादी योग्य हो गई थी, वहीं पर छोटी बेटी की उम्र करीब 18 साल थी। दोनों बेटियां पढ़ी लिखी थी, दोनों बेटियों को नकुल ने अपने रहते हुए हाई स्कूल और इंटर तक की पढ़ाई कराई थी। दोनों बेटियां पढ़ी लिखी थी। वो कई बार नौकरी के लिए तलाश में अपने गांव से सटे एक शहर में जाती हैं, लेकिन वो देख रही थी कि आज उनका मजबूरी में कोई साथ नहीं दे रहा है। और जब वो नौकरी के लिए जा रही हैं तो वहां जो नौकरी का इंटरव्यू लेने वाले हैं उनकी निगाहें सपने के बाद गलत हो जा रही हैं। दोस्तों, ऐसा आपने बहुत देखा होगा जब परिवार में कोई जवान लड़की होती है या बड़ी लड़की होती है और लोगों को, समाज वालों को पता हो कि अब इसके घर में कोई सहारा नहीं है, यानी कि इसका कोई पुरुष गार्जियन नहीं है जो इसके पीछे से इसकी रक्षा कर पाए, तो अक्सर मनचले लड़कों के, मनचले युवाओं के
बर्ताव उन लड़कियों के प्रति बदल जाते हैं। सेम कुछ ऐसा ही नकुल के दोनों बेटियों के साथ हो रहा था। गांव के अब कुछ मन चले उन दोनों बेटियों को छेड़ने भी लगे थे, भला बुरा कहते, जिधर से वो जाती रास्ते से कमेंट करते, लेकिन उन दोनों बेटियों ने उन कमेंट का जवाब मुंह से नहीं दिया। वो बेटियां लगातार संघर्ष करती रही। इसी बीच उसकी बड़ी बेटी ने एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी के लिए आवेदन किया और उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो सिलेक्शन करने के बाद उस कंपनी में नौकरी करने लगती है। नौकरी करने के बाद घर में करीब 10 से 12 हजार रुपए महीने आने लगा और घर का खर्चा अब धीरे धीरे चलने लगा। घर अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। नकुल की बड़ी बेटी ने सोचा कि पहले मैं अपनी शादी ना करके अपनी छोटी बहन की शादी निपटा दूं, लेकिन समाज वालों ने कहा कि ये समाज के विरुद्ध है, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, पहले तुम्हें अपनी ही शादी करनी होगी। लेकिन उस बड़ी बेटी को ये लग रहा था कि मैं बेटी इस घर की बले हूं, लेकिन पापा के जाने के बाद या कि नकुल के जाने के बाद इस घर की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है और मैं अपनी इस जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। वो अपनी बहन से कहती है कि बहन, तुम अब पढ़ाई करना शुरू करो, तुम्हें जो खर्चा होगा मैं दूंगी। उसकी छोटी बहन इंटर क्लास में इस बार थी, इस साल थी। धीरे धीरे वो समय आया जब इंटर का एग्जाम हुआ और वह उसकी छोटी बहन जो थी वो अपनी बड़ी बहन को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। अनुशासन से ओतप्रोत होकर, संगठित होकर एक बहन कमा रही थी तो दूसरी पढ़ाई कर रही थी। दूसरी का जब कक्षा 12 का रिजल्ट आया तो वो एक अच्छे नंबर से, एक अच्छे मार्क से पास होती है, जिसे देखकर उसकी बहन का उसे और आगे तक पढ़ाने का मन करने लगता है। उसकी बहन कहती है कि ये समाज है, ये दुनिया है, ये पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ये जो कह रहे हैं इनको कहने दो, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें जो पैसा लगता है वो मैं पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें अपने पिताजी नकुल के सपनों को साकार करना है, इसलिए तुम अभी आगे की पढ़ाई करो। अभी मैं तुम्हारी शादी करीब 2-3 साल तक नहीं करूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे बखूबी निभाऊंगी और मुझे ये जिम्मेदारी कब निभाना है इसका मुझे बहुत अच्छी तरीके से भान है। उसकी छोटी बहन भी लगन से पढ़ाई करने लगती है और 3 साल बाद वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो पूरे गांव नहीं, पूरे जिले में उसका सबसे अच्छा नंबर आता है। वो अपनी बड़ी बहन का कहा मानती है। जिस हिसाब से उसकी बहन उसको बता रही थी उसी हिसाब से वो तैयारी कर रही थी। कि बड़ी बहन ने कहा कि छोटी बहन, मैं तुमसे बस अब इतना ही विनम्र अनुरोध करती हूँ कि तुम किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लो और यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दो। वो वैसा ही करती है जैसे उसकी बड़ी बहन चाहती थी। अब वो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती है, अपना दिन रात उसी में लगा देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन एक एक पैसे प्राइवेट नौकरी करके कैसे सर्दी धूप में लाती है और उसकी पढ़ाई में खर्चा कर रही है। कि बड़ी बहन ही नहीं बल्कि उसके जीवन में उसके बाप से बढ़कर अपना फर्ज निभा रही थी। अब उसकी छोटी बहन यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करती है और धीरे धीरे यूपीएससी की परीक्षा आती है। वो परीक्षा देती है, प्री देती है, यानी कि पहले जो परीक्षा होती है उसको देती है, वो पास कर जाती है। फिर उसके बाद वो मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा देती है और उसके बाद उसका होता है इंटरव्यू, लेकिन लास्ट में वो इंटरव्यू में फेल हो जाती है। पूरे घर में एक बार फिर से मातम सा छा चुका था। उसकी बहन उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि जब हम डिगे नहीं हमारे पिताजी के जाने से, तो हम इन छोटी मोटी कठिनाइयों से नहीं डिगेंगे। तुम्हें मैं जब तक पैसा चाहिए वो दूंगी, तुम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करो। उसकी बहन छोटी वाली अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है कि बहन, मुझसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, मैंने तुम्हारे पैसे व्यर्थ नहीं किए, मैंने दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर हो। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं कैसे फेल हो गई, लेकिन
एक बार मैं और से पढ़ना चाहती हूँ। उसकी बड़ी बहन कहती है, एक बार नहीं तुम 1000 बार फेल होगी, अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की हिम्मत बची है तो मैं 1000 बार पैसा लगाने के लिए तैयार बैठी हूँ। वो दोबारा से यूपीएससी की तैयारी फिर से शुरू करती है और उन बिंदुओं पर गहनता से विचार करती है जिन बिंदुओं से पिछली बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा था। कुछ दिन बाद ही फिर से यूपीएससी का एग्जाम आता है। इस बार वो पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरे संघर्ष से यूपीएससी का एग्जाम देती है। वो प्री की भी परीक्षा पास करती है, मेंस की भी और इंटरव्यू की। जिस दिन पूरी परीक्षा का रिजल्ट आना था, घर में उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन ने छुट्टी लेकर रखी थी कि आज हमारे घर में हो सकता है एक बार खुशी आ जाए। दोनों आपस में बैठकर बातें ही कर रहे थे। करीब 8 बजे का समय रहा होगा तो अचानक घर के बगल एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम यूपीएससी में सेलेक्ट हो गई, तुम्हारा यूपीएससी में चयन हो गया, तुम्हें एसडीएम पद मिला है। अब वो एसडीएम बन चुकी थी। वो खुद से अपने मोबाइल में अपना रोल नंबर डालकर यूपीएससी की साइट पर जाकर जब रिजल्ट चेक करती है तो वो देखती है कि उसका पड़ोसी जो आके उसे बता रहा है कि वो एसडीएम बन चुकी है, वह बात 100% सही है। अब वो एसडीएम बन चुकी थी। उसकी बड़ी बहन का खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके माँ के खुशी का ठिकाना नहीं था, उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वालों के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि तमाम झंझावातों, तमाम मुसीबतों के बाद आज वो एक गरीब घर की बच्ची एसडीएम जैसे पद पर आसीन हो चुकी थी। उसके बाद वह जब एसडीएम बन जाती है तो धीरे धीरे फिर उसका बर्ताव, उसका सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि घर में अब अच्छे पैसे आने लगे थे और वह अपनी बहन की शादी के लिए अब कमर कस लेती है। अब तक तो जिम्मेदारी बड़ी बहन की थी, छोटी बहन को कमाकर पढ़ाना। अब छोटी बहन चूंकि एसडीएम बन चुकी थी तो अब छोटी बहन की जिम्मेदारी थी कि बड़े बहन की हाथों में मेहंदी लगाना और बड़ी बहन की शादी को अच्छी तरीके से निपटाना। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब चूंकि छोटी बहन एसडीएम थी, उसके एसडीएम के क्षेत्र में ही एक स्कूल आता था। उसी सरकारी स्कूल में एक टीचर था जो बहुत ही होनहार और पढ़ा लिखा था। उसको वो देखती है और कहती है कि क्या आप मेरी बड़ी बहन से शादी करोगे? वो कहता है कि बिल्कुल, आप अपनी बड़ी बहन से हमें मिलवाइए। और फिर वो अपनी बड़ी बहन से मिलवाती है। बड़ी बहन से मिलवाने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। जहां पे बड़ी बहन ने छोटी बहन के लिए बाप बनकर काम किया, वहीं पर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की शादी में बाप का रोल निभाया। तो समाज में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में या बहुत सारी जगह ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब परिवार के किसी मुखिया के जाने के वजह से पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन अगर परिवार में कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, धैर्यता से चीजों को निभाने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए कि उसे सफलता जरूर मिलती है, जैसे इन दोनों बेटियों ने किया। अगर वैसे ही एक पुरुष या एक स्त्री किसी भी समाज की, किसी भी परिवार की जग जाए तो वाकई में वो अपने परिवार की स्थिति को चेंज करने की क्षमता रखती है। और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि ऐसी बेटियां हर घर में दे भगवान। ईश्वर ऐसी बेटियां हर घर में पैदा करे जो अपने परिवार को एक अच्छे आयाम तक, एक अच्छे ऊंचाइयों तक लेकर जाए। इस वीडियो में हमें रिंकी मिश्रा ने कमेंट किया था, तो रिंकी मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार मिश्रा ने कमेंट किया था अमेठी से, अजीत कुमार मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहता हूं। और एक बार जरूर ये बता देना कि आपका नाम क्या है और आप किस जिले के, किस प्रदेश से हमारी वीडियो को देख रहे थे। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छू ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।